अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है। दिन है आज पीर का और इस बार कोई ब्रेक फील नहीं हुआ, लेकिन पहले मैं अपना तारुफ कराया देता हूँ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और मैं हूँ आमना खटाना। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी जनाब। आज का दिन पहले ये बताएं कि दिन है। ब्रेक फील क्यों नहीं हुआ? हमें मतलब वीकेंड के बाद आते हैं तो आज क्या हुआ? क्योंकि कल हम आए थे, कल हमने आपको सरप्राइज किया था, क्योंकि सरप्राइज जीता तो हमने सेलिब्रेट तो करना ही था अपने व्यूअर्स के साथ। लेकिन चलिए अब बता दें अपनी मन की मुराद। आज का दिन तारीखी दिन है। आज आप मेरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल मिला रहा हूँ नजरें। रिजवान जीत के हार के भी जीत गया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। प्लेयर ऑफ द इवेंट। ऑब्वियसली क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया रिजवान ने। लेकिन आप सबसे पहले लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट दें, ठीक है ना। लाहौर कलंदर्स 7 साल बाद, देखिए मेरी बात सुने, अगर कल मुल्तान जीत जाता, मुल्तान पहले भी जीता हुआ है, अब बाकी टीम्स भी तो पाकिस्तान की टीम्स है ना। बेसिकली कल जो जीत हुई है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की जीत हुई है। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए हमने क्या क्या काविशें नहीं की। राना फवाद जी, मतलब ही डिजर्व्ड इट। आप ये देखें कि हम कितने साल से देख रहे थे कि वो बंदा जाके अपनी टीम की छोटी से छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करता था और उसके बाद उसके चेहरे पर, हारने पे भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी और उन्होंने क्विट नहीं किया कभी। और शाहीन शाह अफरीदी द यंगेस्ट एवर कैप्टन, जिन्होंने ये फॉर्मेट और पीएसएल का ये 7वां एडिशन इस बार जीता, तो हेड्स ऑफ टू हिम। 2021 में प्लेयर ऑफ द ईयर रहे थे तो और प्राउड कैप्टन बन के सामने आए हैं। और उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स ने भी थ्रू आउट जो उनकी जर्नी रही PSL 7 के साथ इनक्रेडिबल रही। बहुत अच्छा खेला उन्होंने यकीनन, और क्योंकि ऐसी कोई टीम नहीं थी जो 10 में से 9 मैचेस सिर्फ जीती हो और एक मैच कहा था ना कि बाज़ औक़ात ये होता है, ये फैक्टर भी बैड लक में काउंट होता है कि आप पहले अच्छा खेल रहे हो और एंड में जाके, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, सारे मैचेस अच्छे खेल रही थी, जीत रही थी, उसके बाद वर्ल्ड कप में जाके आपने सेमीफाइनल में आपके साथ क्या हुआ। लेकिन बहरहाल दे प्लेड रियली वेल, दे डिजर्व्ड इट। और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से टीम को लेकर चले, दैट हैज बीन ग्रेट। आपके फेवरेट डेविड वीजा, उनका नाम कैसे नहीं ले सकते। 10 बॉलों पे 28 रन बनाए, बाकी सबको छोड़ दें, प्रोफेसर को छोड़ दें। उन्होंने गेम चेंज की बेसिकली, क्योंकि जिस तरह से पहले विकेट्स जो हम देख रहे थे आउट हो रहे थे बार बार। बहरहाल हमने आज PSL पे भरपूर बात करनी है। पूरा सीजन जो है वो क्लोज हो गया है। अच्छा, मैं समझा कह रही है कि पूरा जितना शो है उस दौरान PSL पे ही बात करनी है, तो ऐसा नहीं करेंगे। PSL पे हम बात करेंगे, एक चंक में बात करेंगे, एक हमारा सेगमेंट होगा उस पे बात करेंगे। मैं सोच रहा था वैसे आज शो मुझे सोलो करना होगा। अच्छा, कि कहीं आप लुडियां डालती लाहौर ना पहुंच नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट की जीत हुई है। अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। ये जो आखिरी स्टोरी थी ना, ये बड़ी रिलेटेबल है मुझसे। कि नींद पूरी ना होना, ज्यादा जागना, कम सोना, तो बहरहाल इस पे आगे चल के हम बात करेंगे। बट ये है कि हर चीज में तवाजुन बहुत जरूरी है जिंदगी के हर शोबे में। एग्जैक्टली। लेकिन तो जनाब हुआ कल फाइनल मैच था मुल्तान सुल्तान्स का, लाहौर कलंदर्स का, और लाहौर कलंदर्स सुल्तान बनकर सामने आया। PSL का नया सुल्तान अब लाहौर कलंदर बन गया, क्योंकि 7 सीजन हुए, उससे पहले जो 6 सीजन से लाहौर कलंदर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और इस बार जो था किस्मत ने उनका साथ दिया, उनकी परफॉर्मेंस ने उनका साथ दिया, पूरी टीम एफर्ट जो हमें दिखाई दी, जितने वो डिटर्मिनेंट रहे सत्ती, उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जितने कंसिस्टेंट रहे, और जिस तरह से हमने देखा कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनका मैच था, उसमें जो हमें लास्ट वाले ओवर में जो एफर्ट नजर आई, वो लगा कि वाकई ये चाहते हैं कि हम फाइनलिस्ट बने और इस बार हम टाइटल ले उड़े। बिल्कुल जी, सिर्फ 138 रन जवाबन बना सके वो मुल्तान सुल्तान्स, जो कि हमेशा से बहुत ही कंसिस्टेंट रहे। और ऐसे में हम सबकी परफॉर्मेंसेस को सराह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज़, उनका नाम ना लिया जाए ये कैसे मुमकिन है। मोहम्मद हफीज़ ही वाज द गेम चेंजर। ना सिर्फ ये कि इनिशियली जब विकेटें गिर गई थी तो उस वक्त उन्होंने आकर 69 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लग ये रहा था कि शायद ये एक और बैटिंग कलैप्स होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स का, लेकिन हफीज़ ने उनको सपोर्ट किया। उसके बाद बॉलिंग में आप ये देखें कि रिजवान हैज़ बीन अनस्टॉपेबल थ्रू आउट द इवेंट, लेकिन अब इस मैच में हमने देखा कि रिजवान की विकेट भी हफीज़ ने हासिल की, एंड फॉर मी दैट वाज द गेम चेंजर। ये देखिए, ये लेग साइड पे इनका फेवरेट शॉट है और वहां से इन्होंने बोल्ड किया, और ये देखें ना ऑफ स्टंप के भी बाहर खेल रहे थे। रिजवान ने जब बात की और उन्होंने इनका नाम भी लिया मोहम्मद हफीज़ साहब का, और उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर प्लेयर हैं, और उन्होंने कहा कि आज मैच में जीतने में हफीज़ का किरदार सबसे अहम है। और उन्होंने भी इसको मेंशन किया और ये कहा कि क्योंकि एक प्रेशर बिल्ड हो चुका था
और प्रेशर जो टीम हैंडल कर लेती है वही टीम आगे जीतती है। तो प्रेशर बिल्ड हो गया हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद हफीज़ आए उन्होंने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और जिस तरीके से उन्होंने टीम को संभाला दिया और इतनी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली। उसके बाद फिर जो आपने बॉलिंग का भी जिक्र किया, उन्होंने बॉलिंग भी कमाल की तो वाकई मोहम्मद हफीज़ को क्रेडिट देना चाहिए। और जब सीनियर प्लेयर्स आपके साथ हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि टीम को एक सपोर्ट मिली रहती है। आपको शाहीन शाह अफरीदी ने भी ये बात की क्योंकि वो कैप्टन है, उन्होंने कहा कि मुझे जो मशवरे जो थे वो मोहम्मद हफीज़ के मिलते रहे हैं, उनकी क़यादत में मैंने अच्छी कैप्टनसी की है। बिल्कुल जी, उनके मशावरत से बल्कि बहुत अच्छा इवेंट रहा और बहुत अच्छा परफॉर्म किया शाहीन शाह अफरीदी और उनकी टीम ने। अच्छा जी, ये जो इख्तितामी तकरीब थी इस इवेंट की और वो बड़ी शानदार थी। उसने सारे इवेंट की जो कसरें थी, जो खामियां थी, उनको दूर कर दिया और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ लाइटिंग वो तो एक अलग ही उसने मिसाल कायम की। सबसे ख़ास बात ये थी कि ये देखिए, दैट इज़ ब्यूटीफुल। कल पूरा लाहौर जगमगा रहा था। आप देखें क्या ये एरियल व्यूज हैं। अच्छा, ये अब हम दिखा रहे हैं बेसिकली ट्रॉफी को पहुंचाने का सफर। हाँ। ये एक स्पोर्ट्स कार में बिठाकर ये जो ट्रॉफी थी, शाही किले से इसका सफर शुरू हुआ। हाँ जी, दैट वाज यूनिक। Let's see now कि किस टीम का लेवल है to battle it out on the field and take home this extraordinary trophy. और आप आगे देख। अच्छा जी, आप ये देखें ज़रा कितना शानदार ये सफ़र रहा ट्रॉफी का। वैसे अगर यहाँ पर कोई इस तरीके से गाड़ी घुमा रहा होता तो पता चले ट्रॉफी कहीं रास्ते में कहीं पड़ी हुई मिलती, पिछली जो शीशा है उससे निकल के गिर जाती। लेकिन बहरहाल ट्रॉफी पहुँच गई और अब इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब, उनसे पूरे इवेंट के हवाले से बात करते हैं। शाहिद भाई, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपका भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या लाहौर से वाबस्ते थी? मैं तो अलल ऐलान सपोर्ट कर रहा था मुल्तान सुल्तान्स को, लेकिन आज जो है वो ऐसा ना हो सका कि वो कामयाब रहती। ये जो ट्रॉफी के हवाले से पहले हमें ज़रा बता दीजिएगा। वैसे लाहौर को तो सकाफती शहर कहा जाता है, ज़ाहिर है कि उसकी एक हेरिटेज है, कल्चर है। मैं तो सोच रहा था किसी घोड़े में, किसी बगी में रख के अगर ट्रॉफी ले जाई जाती तो दैट वुड हैव बीन मोर सिंबॉलिक। लेकिन बहरहाल ये भी बड़ा अच्छा था। ये भी अच्छा था। हम हमेशा सोचते हैं कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, कोई और तरीका होता, लेकिन जो तरीका अपनाया अच्छा था। और इस तरह की यूनिक चीजों से एक नया चार्म आता है। वो भी पीएसएल के फाइनल में क्राउड बहुत ही अच्छा था। ये लक थी इस दफा पीएसएल की और स्पेशली लाहौर लेग की कि 100% क्राउड आ रहा था। 30,000 का क्राउड हो, वो कहते हैं ना, वजूद क्राउड से है पीएसएल की तस्वीर में रंग। इनकी तालियों से लगते हैं चौके छक्कों के। तो क्राउड बहुत अच्छा था, तरीक़ाकार बहुत अच्छा था, सेरेमनी बहुत अच्छी हुई और सबसे बढ़कर फाइनल बहुत अच्छा हुआ। अगर कहते हैं कि लाहौर है तो फिर सीनियर भी सीनियर। शायद साहब बिल्कुल बहुत अच्छी कल हमने देखा कि कल फाइनल जो था देखने का मजा आ गया। और आपने जिस तरह से क्राउड की बात की, आपने वो देखा कि कल क्राउड वहां से कोई भी मूव नहीं किया। जब मैच खत्म हो गया उसके बाद भी नारेबाजी चलती रही। इवन कमेंटेटर ने भी ये मेंशन किया कि नोबडी इज मूविंग। जज्बा है लाहौर के क्राउड में बहुत जबरदस्त। और कहते हैं ना कि बड़े जिंदा दिल लोग होते हैं लाहौर के, तो उन्होंने साबित किया। मैच में भी उन्होंने फुल सपोर्ट की। ऑलमोस्ट 90% जो क्राउड था वो लाहौर को सपोर्ट कर रहा था। मुल्तान काफ़ी अंडरडॉग्स लग रहे थे, हालांकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला, लेकिन लाहौर ने बिग मोमेंट्स कैप्चर किए इस टूर्नामेंट में भी और इस फाइनल में भी। और क्राउड ने बड़ा ज़बरदस्त रंग डाला इस पूरे टूर्नामेंट में, स्पेशली लाहौर के लेग में। और जाहिर है वो देखना चाहते थे कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, कौन बेस्ट बैट्समैन है, कौन बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर है। तो सारे अवार्ड्स मिले और इससे सारी चीज़ों से सबकी हौसला अफजाई होती है। और जब क्राउड
तालियां बजा रहा होता है तो उन अवार्ड जीतने वालों के भी बड़े हौसले बुलंद होते हैं। अच्छा शाहिद भाई, ये ज़रा बता दें कि ये एंड में जो हमने जिस तरह से सेरेमनी की बात की, जिस तरह से पूरा सजाया गया कज़ाफ़ी स्टेडियम और उसके अतराफ़ को रोशनियों से, फिर जिस तरह से ट्रॉफ़ी ले जाई गई, ये क्या सारी चीज़ें इवेंट के शुरू होने से पहले ही प्लान थी, या पहले जो शुरुआत जिस तरह की हुई, जिसके ऊपर हम सब ने कहा कि थोड़ा सा बेहतर हो सकती थी, हाइप नहीं उस तरह की दी गई, तो उसको बेहतर बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए ये प्लान किया गया कि एंड शानदार होना चाहिए? बिल्कुल, ये बीच में ही तय हुआ। एक तो ओह। बिल्कुल गैर यकीनी थी कि कितना क्राउड आ सकता है। जब सेकंड लेग में पता चला कि पहले 50% क्राउड आएगा, फिर 100% क्राउड आएगा, तो पीसीबी के लोगों ने भी ये सोचकर कि नहीं, सेरेमनी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। जो इफ्तिताई तकरीब थी उसमें ये एतराज़ था कि रमीज़ राजा ने या किसी ने क्यों नहीं खिताब किया, आके बोलते पता चलता। लेकिन वो शायद कोरोना की वजह से सब लोग अपने काफ़ी एहतियात मोहतात थे। तो अब इस सेरेमनी में सारे कलर्स आए, सारी चीज़ें आई, तो ये सारी चीज़ें प्लान की गई बाद में, और अच्छा हुआ कि ये सारी चीज़ें ऐसे प्लान की बिल्कुल गई। ऐसे ही है मुझे शाहिद तो साहब, बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह ने सब जिस कुछ तरह कॉमेडी परफेक्ट कराना, हो गया, सब अच्छा हो गया। वो कहते हैं ना कि अगर एंड आपका अच्छा हो तो ऑल इज वेल। तो शाहिद साहब ये कहिएगा, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं दोनों टीम्स की, ओवरऑल हमने देखा कि हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि दोनों टीम्स ही फाइनल खेलेंगी, लेकिन क़यादत की अगर बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही यंगेस्ट कैप्टन हमने देखे और पहली बार कप्तानी कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान भी पहली बार कप्तानी कर रहे थे। ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं आप सारे सिनेरियो को? बेहतरीन, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन है। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट के कप्तान है, लेकिन इस PSL 7 की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि हमने 3 कप्तान ग्रूम कर लिए। अगर हमें फ्यूचर में कभी भी किसी कप्तान की जरूरत हुई, शादाब खान बेहतरीन कप्तानी की इस्लामाबाद यूनाइटेड की, रिजवान ने बेहतरीन कप्तानी की, और मुझे लग रहा है कि वो बड़ा चैलेंज करेंगे। अगर खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हुई कप्तानी बाबर आजम की, तो मुझे लग रहा है अगले 6-8 महीने में रिजवान कप्तान बन जाएंगे T20 क्रिकेट के पाकिस्तान के। और थर्डली शाहीन शाह अफरीदी, वो खुद इंस्पिरेशनल हैं, जिस तरह वो आउट करते हैं, जिस तरह वो आउट करके सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह उनमें विकेटें लेने की, उसी तरह उन्होंने कप्तानी भी की। सबसे ज़बरदस्त लम्हा जब उन्होंने इनामी तकरीब में जमान खान को कहा कि इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 1 साल उनसे छोटा, और उसको उन्होंने इस तरह से कहा, तो ये ओन करता है कप्तान अपने खिलाड़ियों को प्यार करता है, शफकत देता है अपने खिलाड़ियों को, और उनको इंस्पायर करता है अपनी कारकर्दगी से। इस पूरी PSL की ज़बरदस्त बात ये थी कि हमें 3 कप्तान और बड़े ज़बरदस्त मिल गए हमारे फ्यूचर। चलें जी, दैट इज़ ग्रेट। बहुत कुछ इस इवेंट से हासिल हुआ। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल। और बात यह है कि क्रेडिट इज़ एवरीथिंग। अपनी जीत में, अपनी कामयाबियों में नॉर्मली लोग खुद क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन तमाम साथी प्लेयर्स को क्रेडिट देना, जिस तरह से शुरू में आपने मेंशन किया था कि हफीज़ को उन्होंने क्रेडिट दिया, क्योंकि हफीज़ की ज़ाहिर है कि ना सिर्फ ये कि प्रोफेसर उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता, सीनियर भी हैं, उनका तजुर्बा भी है, और फिर उस तरह से वही जो टीम को बैक करते रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो जनाब PSL शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गुजर गया, हमारा अच्छा इवेंट रहा। अब हम बात करते हैं, एक सीरीज़ हमारे शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, और 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुंची है। सत्ती बिल्कुल जी, पाकिस्तान पहुंची है, और इट वुड बी ग्रेट। टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, वनडेज खेले जाएंगे, साथ ही साथ T20 मैच भी खेला जाएगा, और आगाज़ होगा पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम से। वैसे तो रावलपिंडी में तमाम तर इंतजामात तो वैसे मुकम्मल कर लिए गए हैं। क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, शाह खालिद हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, बाखबर सवेरा की नाजरीन को आज बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 बरस बाद पाकिस्तान पहुंची थी कल, और आज वो निजी होटल में मौजूद है, जबकि कल से वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बाकायदा प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेंगे, बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे, बैटिंग, फील्डिंग, और उसके बाद वो वापस निजी होटल जो है वो जाएंगे। उसके बाद 4 मार्च को यहाँ पे पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। अगर तैयारियों के हवाले से बात करें तो तैयारियों की तमाम तर इंतजामात जो है ये मुकम्मल है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो पिच बिल्कुल तैयार है, ग्राउंड को तैयार कर लिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो ग्राउंड के चारों अतराफ जो है ये खारदार तारे लगा दिए गए हैं, पुलिस को तैनात कर दिया गया है, रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है, फौज को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। इस वक्त तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। अगर इंक्लूजर्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पे इमरान खान इंक्लूजर है, उसके
बाद सुहेल अख्तर इंक्लोजर है, उसके बाद सुहेल तनवीर इंक्लोजर है, जावेद मियादाद इंक्लोजर है, उसके बाद अजहर महमूद इंक्लोजर है, मिरान शाह इंक्लोजर है, यासर अरफात इंक्लोजर है, जावेद मियादाद इंक्लोजर है, उसके बाद VIP इंक्लोजर है, चेयरमैन बॉक्स है। तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल है, सिक्योरिटी की खातिर खा इंतजामात किए गए हैं। अब सिर्फ इंतज़ार है 4 मार्च का। 4 मार्च को इसी ग्राउंड में बाकायदा यहाँ पे टॉस होगा, पाकिस्तान का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी ग्राउंड में। उसके बाद 2 टेस्ट मैच जो है, एक कराची में और एक लाहौर में, उसके बाद 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी इसी ग्राउंड में खेले जाएंगे और आखिर में एक ही T20 मैच होगा, इसी ग्राउंड में खेला जाएगा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने वापस अपने मुल्क जो है ये जाना है। चलें जी, हमें ये पता चल गया कि अब ऑस्ट्रेलिया की क्या क्या मसरूफियात रहेंगी और 24 साल बाद बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब 23 साल बाद गए रशिया के दौरे पे, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यहाँ पर इतने साल बाद आ रही है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आना और जाना चाहिए वैसे सबको। बिल्कुल ऐसे हैं जी। अब हम बात करते हैं कराची के सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर एक म्यूज़ियम कायम किया गया है और इस म्यूज़ियम में वॉल ऑफ फेम बनाई गई है सती, और जहाँ पर बानी पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत तहरीक पाकिस्तान में जिन जिन तलबा और तालिबात ने और उनके अलावा जिन जिन रहनुमाओं ने हिस्सा लिया था, उनकी तस्वीर को आवेज़ा किया गया है। तो इस पर कौन रिपोर्ट कर रहा है? इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की इमारत 1885 में आर्किटेक्ट बरतानवी जेम्स ने डिजाइन की थी। कई सालों पुरानी इस इमारत में पहले सिंध मदरसा स्कूल कायम था। अब ये इमारत सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के नाम से मौसूम है। इस तारीखी इमारत में जिन्ना म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें बानी पाकिस्तान की दस्तावेजात, उनके जेर मुताल्ला किताबों के अलावा बानी पाकिस्तान के लिंकन से मुताल्लिक खतूत भी म्यूजियम का हिस्सा हैं। हमने एक पूरी कलेक्शन कर ली और उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे उनके जो एजुकेशनल के, तो वहाँ यहाँ हमने वो रखे हुए हैं। तो उसके साथ साथ डेफिनेटली जो भी लोग आते हैं हमें विज़िट करने इस तारीखी बिल्डिंग को, तो उसके साथ साथ इस म्यूज़ियम की भी एक बड़ी अहमियत होती है और वो ये देखते हैं कि कायद आज़म ने कैसे पढ़ाई शुरू की और कहाँ तक गए और कैसे उनका तालीमी सफ़र रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर उनकी इस म्यूज़ियम में तारीखी जो उनकी यानी एजुकेशनल हिस्ट्री है उसको हमने महफूज किया है। म्यूजियम में नादिर और नायाब नुस्खे, बानी पाकिस्तान का तालीमी रिकॉर्ड, स्कूल में दाखिले के वक्त का रजिस्टर समेत उनकी सिंध मदरसा से मुताल्लिक वसीयत भी मौजूद है। जबकि वॉल ऑफ फेम में पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान हनीफ मोहम्मद, हसन अली आफंदी, हाजी अब्दुल्ला हारून, अल्लामा आई काजी के अलावा 1930 से 1938 तक स्कूल के प्रिंसिपल HILJ हैरिसन और इसके अलावा 1903 से 1919 तक सिंध मदरसा के सरबराह TH वेनिस भी इस वॉल ऑफ फेम का हिस्सा हैं। सिंध मदरसा स्कूल में तालीम हासिल करने वाले दर्जनों तालिब इल्म की तस्वीर भी वॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनाई गई हैं। इनमें से बेशतर तालिब इल्म बानी पाकिस्तान के साथ तहरीक पाकिस्तान में शामिल हुए। ये जो वॉल ऑफ फेम देख रहे हैं, इसमें जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान बनाने की जो तहरीक की जो बुनियाद डाली थी, वो ये लोग हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है जितनी भी लोग ये जो है काजी हिदायतुल्लाह है यहाँ पे, अब्दुल्ला हारून साहब है यहाँ पे, सर शाहनवाज भुट्टो है यहाँ पे, तो ये जो बाकी जो दीगर शख्सियात हैं, इन्होंने जो सिंध की मुंबई से अलहदगी की जो तहरीक थी वो इन लोगों ने चलाई थी। उसके बाद जो है सिंध असेंबली जो है इस पोजीशन में आ गई थी कि वहाँ पे पाकिस्तान बनाने की जो करारदाद पेश की गई थी वो इन लोगों की मेहनत की बदौलत थी। कायद आज़म म्यूजियम बानी पाकिस्तान की तालीम, जद्दोजहद और कामयाबियों का एक अहम खजाना है। इस म्यूजियम से मुसन्निफीन, मुहक्किकीन के अलावा तलबा भी इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे। मेरे अक़ब में मौजूद है वॉल ऑफ फेम। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत सिंध मदरसा स्कूल के तालिब इल्मों और अकाबरीन की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर कलीदी किरदार अदा किया था। कैमरामैन अदिल खान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। अच्छा जी, तो बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और ये गो डाउन द मेमोरी लेन और हिस्ट्री लेन कि आपको पता चलता है कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ कब कब वक्त गुजारा, और फिर नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहा। और वो तस्वीर जिस तरीके से पीरियडिकली दीवार पर आवेज़ा की गई हैं, बिल्कुल सही है। और हम वही बात कर रहे थे, लेकिन अभी बराह रास्त ये चलते हैं, हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 4 साल होने को आए हैं और जितने भी कौम से वादे किए गए, एक वादा भी इफा नहीं हुआ। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है वो नया पाकिस्तान?
जिसका झूठा दावा इमरान नियाजी ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ किया था, मैं आज कौम को बताना चाहता हूं कि बावजूद बदतरीन धांधली ज़दा इसके हमने काली पट्टियां बांधकर ऐवानों में हल्फ उठाया कि शायद इस लूली लगड़ी जमहूरियत का भला हो जाए, शायद इमरान नियाजी कुछ करके दिखाए। करके क्या दिखाना था? जो इतनी मेहनत से नवाज शरीफ साहब की क़ियादत में शहबाज शरीफ साहब ने, हमारी टीम ने मेहनत की, 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए। सीपेक के तहत अरबों रुपए की सरकारी हुई और ये तलाशी की बात करते हैं 1300 अरब रुपया। कितना? 1300 अरब रुपए खर्च हुए मुख्तलिफ मंसूबों में। चाइना का जो सीपेक का मंसूबा है, मोटरवेज बनी, बिजली घर बने, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। हमने झूठे दावे नहीं किए, अल्लाह के फजल से काम करके दिखाया। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि जब शहबाज शरीफ ने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहा कि हम तमाम तर इलेक्शन में धांधली के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आपको मिसाके मईशत की बात करते हैं ऐवान के अंदर, दूसरी तरफ से जो हुकूमती बेंचेस हैं, चोर डाकू के नारे लगाए गए। नवाज शरीफ से कहा गया हिसाब दो, उन चीज़ों का हिसाब मांग रहे हैं जिसमें उनका नाम नहीं है। और पनामा से बात शुरू हुई, अकामा पे आके ख़त्म हुई। मैं कहता हूं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। शहबाज शरीफ को धोखे से बुलाया, ये नैब नियाजी गठ जोड़ के नतीजे में साफ पानी में गिरफ्तार किया। आज साफ पानी का केस अवाम जान ले, 16 मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। इमरान नियाजी साहब, ये अवामी अदालत है। एक झूठ बोलोगे, दो झूठ बोलोगे, कितने झूठ बोलोगे? अब तुम्हारे झूठ भी खत्म हो गए हैं। और ये बड़े तमतराक से कहता था कि तलाशी दो। अब इससे भला कोई पूछे? मैं तो पूछता हूं, अब पाकिस्तानी कौन पूछे कि तोशा खाना रेफरेंस तोशा खाना की बात करें तो ये पतली गली से छुप जाता है। इसके वज़रा कहते हैं कि हमसे सवाल ना करो। और भाई, रियासत मदीना की मिसाल देते हो। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया ये कुर्ता कहाँ से आया है, तो तुम जो रियासत मदीना के झूठे दावेदार बनते हो, तुम बताओ कि तोशा खाना में क्या क्या अपनी जेब। ओके जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्की मईशत, यूक्रेन तनाज़े पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में आलमी चैलेंजेस पर भी कौम को एतमाद मिलेंगे। ठीक है जी, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब करने जा रहे हैं आज शाम कौम से, और प्रिसाइसली इस पर ट्वीट किया गया है वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब की जानिब से। और ये मुल्क की मईशत से मुतालिक और ख़ास तौर पर आलमी चैलेंजेस जो हैं उन पर भी गौर किया जाएगा और आवाम को उस पर एतमाद में लिया जाएगा। और इसके अंदर एक और एडिशन ये है कि अभी टाइम प्रिसाइज नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है कि इसका एक फॉलो अप ट्वीट भी आएगा या कोई डिटेल्स मजीद भी शेयर की जाएंगी। बहरहाल स्टे ट्यून फॉर दैट। अच्छा, अब खबर जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो बड़ा एक ज़बरदस्त, एक प्रॉमिसिंग से नौजवान की खबर है, जिसमें यह है कि 22 साल ये हिंदू नौजवान है राजेंद्र मेघवार, और ये CSS पास करके
पहले एएसपी बनने वाले नौजवान हैं। बदीन के गरीब इलाके से इनका ताल्लुक़ रहा है और इन्होंने अंग्रेज़ी में ग्रेजुएशन किया और कोविड की ख़राब तरीन सूरत हाल में भी CSS की तैयारी की। और एग्जैक्टली और लेकिन इससे एक बहुत अच्छा पैगाम पूरी दुनिया में ये गया कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम वो हुकूक हासिल हैं, यानी उनको इक्वल राइट्स हासिल हैं। रंगो नस्ल की बुनियाद पर कुछ नहीं देखा जाता, आपकी हार्ड वर्क और आपका मेरिट देखा जाता है, आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको कोई भी ओहदा मिल सकता है। इसी पर बात करते हैं। राजिंदर मेघवार हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे आपको राजिंदर। ये कहिएगा सबसे पहले तो मुबारकबाद, और ये कहिएगा आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि CSS पास करना आसान नहीं है। कैसे सोचा कि मुझे CSS करना चाहिए? वालेकुम सलाम। जर्नी जो CSS की मेरी रही है वो तो इतनी मुश्किल नहीं भी रही है, क्योंकि मेरा ये मानना है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि हम ना इंसानों को चैलेंजेस दरपेश होते हैं तो वी आर बॉर्न टू फेस द चैलेंजेस। तो ये है कि यकीनन चैलेंजेस भी थे, और लेकिन ये है कि हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली कर रहे थे। तो ये है कि पेरेंट्स की प्रेयर्स भी साथ थी एंड पास हो गया CSS जी। अच्छा, CSS पास हो गया, लेकिन इससे पहले क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा है कोई और हिंदू नौजवान भी जिसने ट्राई किया हो, फिर CSS क्लियर किया और उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी में आया हो या पुलिस में गया हो इस लेवल पे? आई हैव नेवर हर्ड सच अ नेम, बट ये है कि इन ब्यूरोक्रेसी लोग कह रहे हैं कि यू आर द फर्स्ट हिंदू ASP इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बट आई वुड अगेन से कि आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड एज एन ASP जस्ट for various reasons के in Pakistan you are just a Pakistani. Yes, true. तो yes, बिल्कुल you ऐसा are ही। neither Christian, Hindu nor Isai whatever, but you are just a Pakistani. So ये है बिल्कुल कि ऐसा ही है, लेकिन when there is a first तो it needs to be celebrated, तो ये बहुत ज़रूरी है। जी ये आपकी मोहब्बत है मीडिया वालों की, दोस्तों की एंड रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो भी कंग्रेचुलेट्स कर लें। आई एम रियली हम्बल्ड बाय द लव दैट यू शॉवर्ड अपॉन मी। अच्छा राजिंदर, ये जानना चाहूँगी 22 साल आपकी उम्र है, खासे जवान है अभी आप। ये कहिएगा पहली ही अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया या आपकी दूसरी अटेम्प्ट थी या तीसरी थी? हाँ, ये मेरी पहली अटेम्प्ट थी। तो मैं लाहौर गया था तैयारी के लिए, तो ये था कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी ज़्यादा, कि मेरा 8 बजे मैं जाता था जिन्ना लाइब्रेरी सुबह, तो वापस 8 बजे निकलता था, शाम को बंद होती थी लाइब्रेरी, तो मुझे धक्के मार के बाहर निकालते थे कि चलें टाइम पूरा हो गया लाइब्रेरी का। तो ये था। अच्छा, फिर दूसरा एक और चीज़ भी है कि बदीन और इससे मुल्का इलाक़ों जिनमें थरपारकर है, मिट्टी है, वहाँ पर खासी तादाद में हिंदू बरादरी आबाद है। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर तालीम का रुझान कैसे है? आपके दोस्त अहबाब भी होंगे, बाकी नौजवान भी होंगे, आपको लगता है कि इतना पोटेंशियल है कि वो भी इस साइड पे आ सकें? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, लड़के माशाल्लाह मेहनत भी करते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पे ना कैरियर काउंसलिंग बहुत कम है। अच्छा। और जो पेरेंट्स जो हैं वो खुद भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो सही से गाइड कर सकें बच्चों को। तो इसमें ये है कि जैसे जैसे अवेयरनेस आती रहेगी कि दीगर शोबों के हवाले से भी कि भाई CSS भी होता है, जुडिशल कमीशंस भी होती हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी ये तो है, लेकिन उसके अलावा भी ये और भी बाकी दीगर फील्ड्स हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही अवेयरनेस आती रहेगी तो डाइवर्सिफिकेशन होती जाएगी प्रोफेशंस में भी और आगे कैरियर्स में भी। बिल्कुल जी, तो ऐसा बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल पोटेंशियल है जी, और जी। ऐसा होना भी चाहिए। आप तो CSS करके इस फील्ड में आए। राणा भगवान दास, ही वाज सच अ फाइन ज्यूरिस्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बने थे। तो आई एम श्योर स्कोप है और टैलेंट मौजूद है, आप भी आगे जा सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं। कोई पैगाम देना चाहें आप नौजवानों को जो इस फील्ड में आना चाहें? पैगाम बस ये सिंपल सा है कि भाई अपना जो है हार्ड वर्क कंटिन्यू करें विद कंसिस्टेंसी एंड बिलीव इन गॉड के आपका लेबर कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है। और ये है कि हिम्मत ना हारें और अपना और खुद का नाम रोशन करें। चले जी, राजिंदर मेघवार हमारे साथ मौजूद थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट मसले की बात करने जा रहे हैं, वो ये कि हर उर्दू के दूसरे फरोग बंदे का को दर्स दे रहा था और अभी वेलकम बैक टू सबसे अहम मसले की बात करने जा रहे हैं, और वो ये मसला कि हर दूसरे बंदे को ये लाहक है। दूसरा बंदा, पहला दूसरा। कम सोना यानी नींद की कमी,
हम देखते हैं कि आजकल हमारी रूटीन इतनी बिजी हो चुकी हुई है कि हम अपने जो नींद के जो आवर्स हैं वो पूरे करना हमने छोड़ दिए वैसे हैं। आप तो मेरे ख्याल में करती हैं पूरे। मैं एक्सेसिव आवर्स लेती हूँ नींद के, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं सती। अच्छा, वैसे हर चीज़ में मेरा तरीक़ेकार ये है कि अगर 4 घंटे से ज़्यादा नींद हो जाए तो मुझे बेचैनी शुरू हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर किसी दिन छुट्टी का दिन हो और 8 घंटे सो जाऊँ तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। यानी कि 4 से 5 घंटे इज़ फाइन फॉर मी, इट वर्क्स फॉर मी एंड आई एम फंक्शनल। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पर बात करते हैं, स्लीप एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बहरीन साहिबा, आपको वेलकम कहेंगे। और सबसे पहले हमें ये बताएं कि नींद की कमी ये शुरू क्यों होती है? ये हम आदत बना लेते हैं या ये कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से हमें नींद कम आती है? ग्रेट क्वेश्चन। सो दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है। हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, घर में बैठना ज़्यादा, एक्सरसाइज की कमी, स्क्रीन टाइम, और वो टीवी के फॉर्म में हो सकता है, वो आपके लैपटॉप के फॉर्म में हो सकता है, वो बहुत बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने हमारी स्लीप को नेगेटिव तरीके से इफ़ेक्ट किया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, वी शुडंट इग्नोर के नींद की कोई जो भी सिम्टम्स हमें हो रहे हैं, चाहे वो नींद का ज़्यादा आना है, वो नींद का कम आना है, दोनों जो हैं वो सिम्टम्स हो सकते हैं ऑफ एन अंडरलाइंग कोई स्लीप की बीमारी है। एग्जैक्टली, ऑफ एन अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर। तो उसकी डायग्नोसिस करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रीट करना इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। अच्छा, दूसरा ये है कि एक तो ये है कि हर इंसान के लिए क्या ये मुख्तलिफ होता है कि उसके जिस्म की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब जैसे आमना ने आपको बताया कि ये इनकी स्लीप पैटर्न ये है कि ये ज़्यादा सोती हैं, मेरा ये है कि मैं कम सोता हूँ, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है वो वेरी करती है कि हो सकता है हमारी बराबर हो। ठीक है, तो फिर कैसे पता चले कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है? या बज़ाहिर हो सकता है हम फंक्शनल, लेकिन हो सकता है आई मे हैव अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है। सो दो लोगों की, अगर हम दो लोगों को कंपेयर करें, उनकी स्लीप नीड्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग हो सकता है 6 से 8 घंटे, जो कि बहुत आइडियल एक सिचुएशन है, जो कि कम ही मिलती है, उसमें बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हो। कुछ जिस तरह आपने बताया कि कम घंटों में भी आप एडिक्वेटली फंक्शनल होते हैं। डे टाइम में क्या हमें नींद आ रही है या नहीं आ रही, दैट इज़ वन इंडिकेटर। अगर आपको डे टाइम ऐसा होना चाहिए कि आपकी नींद इतनी अच्छी हुई हो कि आप डे टाइम में अपनी जॉब पे सही परफॉर्म कर रहे हो, घर में अगर हैं तो घर में अपने काम सही से कर रहे हो, नींद के गैर ज़रूरी झोंके ना आ रहे हो। जो बैठे बैठे होता है, कुछ लोग जो हैं बैठे बैठे सो जाते हैं। ये वही बात करने लगे थे कि कुछ लोगों के पास तो ऐसा लगता है जैसे ऑन ऑफ का बटन है नींद के लिए, जब दिल चाहे उन्होंने ऑन किया बटन। मेरे पास एक मिसाल मौजूद है। मेरे अब्बा बैठेंगे कुर्सी पे बैठे बैठे, अच्छा जी चले बैठे, मेरी अम्मा का अब्बू सो रहे हैं मजे से वो पूरी 10 मिनट का नैप ले लेंगे। हाँ जी, मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। अच्छा, सो उसमें जो है ना, मैं थोड़ा सा बताना ये चाहूँगी कि अगर वो नैप लेते हैं, है या नहीं, that's exactly what I'm going to point out। अगर वो नॉर्मल अपनी डे टाइम फंक्शनैलिटी में सही हैं तो यूजुअली नैप नहीं करना चाहिए। अगर आप नोटिस करते हैं कि वेट इज़ एन इशू, यूजुअली ये चीज़ें हम देखते हैं जो ओवरवेट लोग होते हैं, जो खराटे यूजुअली लेते हैं, अगर वो बैठे बैठे सो रहे हैं, मीटिंग में सो रहे हैं, चाय का कप पकड़ के उनकी आंख लग रही है, दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लुक इनटू। ये एक डिसऑर्डर होता है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का हम नाम देते हैं, उस नाम से होती है, ये उसमें शुमार होता है। अच्छा, स्लीप एपनिया तो वो नहीं है जिसके अंदर आप सो रहे हैं और उसके अंदर आपकी सांस रुकना शुरू हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके सीने के ऊपर एक वेट है और ये वो, एंड इवन बप्पी लहरी he died because of that। Absolutely। So इतनी ज़रूरी है नींद के आप, उनकी डेथ का रीज़न जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जो ट्रीट नहीं हुआ था। तो यूजुअली ये उन लोगों में होता है जो थोड़े से ओवरवेट होते हैं, और ये दोनों है, नींद ना आने की वजह से उनका वेट गेन हो रहा होता है, स्लीप एपनिया अनट्रीटेड की वजह से उनका वेट गेन हो रहा होता है, और वेट गेन की वजह से स्लीप एपनिया हो रहा होता है। होता ये है तब कि जब हम सो रहे होते हैं तो बिकॉज हमारे विंड पाइप, जो हमारी सांस की नाली है, उसमें कोई हड्डी नहीं है। अच्छा। और नेक में जब फैट होता है वो अंदर की तरफ कंप्रेस करते हैं, बिल्कुल वो फैट अंदर की तरफ पुश करता है। जब हम साइकिल्स में सोते हैं, जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, तो अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि हम, हमारी जो मसल टोन होती है ना, वो कम हो जाती है, क्योंकि हम ख्वाब देखते हैं अपनी डीप स्लीप में। अच्छा। अगर मसल टोन रहेगी, जब हम डीप स्लीप में हम अपने ख्वाबों की एक्टिंग शुरू कर देंगे। ये हमने इतना सोने पे बात करी, मुझे नींद आना शुरू हुई। अच्छा, एक सवाल मैंने पूछा था। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको एक दफा अगर नींद में वो डिस्टर्ब हो जाए, जाग जाए, तो उसके बाद उनको पूरी रात नींद नहीं आती। इस मसले का क्या हल निकाला जाए? मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है।
तो यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो लाइट स्लीपर्स होते हैं, Okay. ठीक है। उनको एक बहुत Shallow आइडियल, sleep. बिल्कुल आइडियल ऑप्टिमल इन्वायरमेंट चाहिए होती है उनको, कि उसमें हम कहते हैं कि नींद आने से 2 घंटे पहले आप अपना स्क्रीन टाइम जो है 2 से 3 घंटे पहले बंद कर दें। ओके लो जी। यस वेरी बहुत मुश्किल है ये, हमारी जो लाइफस्टाइल अब बन गई है। टीवी जो है वो हम मना करते हैं, स्क्रीन टाइम जो है मोबाइल पे देखना, इवन वो जो नाइट मोबाइल मोड देखते है, देखते सो जाते हैं, उनकी नहीं। आदत ऐसी बन गई है कि मोबाइल के वो- बगैर तो नींद ही नहीं आनी। बिल्कुल वो लगता है ऐसे है, लेकिन मोबाइल की जो रेज होती हैं ना वो सनलाइट को मिमिक करती बिल्कुल जी। हैं, ठीक है। इसीलिए हम- उस पे ब्लू लाइट फिल्टर्स वगैरह भी वो भी लगाते है, हैं। लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं है, वो अच्छा, इतने हेल्थी नहीं चले है। ये तो एक पैटर्न आपने बता दिया, इसके ऊपर काफ़ी मटेरियल है भी। ये जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी नटमेग पाउडर ले लें या तरह तरह के टोटके आ रहे होते हैं, अगर नींद ना आ रही हो तो उससे हट के हम क्या कर सकते हैं जो कि सही तरीके हों, जिसके लिए गोलियों की तरफ आपको ना जाना पड़े? अच्छी नींद चाहिए हमें। गोलियों के लिए हम ज़्यादा पुश भी नहीं करते। हाँ। हम चाहते हैं कि देखें एक नेचुरल हैबिट है जो कि किसी भी वजह से हम भूल गए हैं, तो उसको एक नेचुरल हैबिट के थ्रू ही हम वापस लाएं। सही, जिस तरह से इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपने स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिट कर वो हो दिया, गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये है कि कुछ लोग जो है चाय या कैफीन का इस्तेमाल अपना लास्ट कप जो है वो 6 बजे के बाद ना पिएं, ना करें। ठीक है। अच्छा। यस, सो दीज यहाँ आर तो 2 सम ऑफ बजे द होता है last थिंग्स। cup। बिल्कुल, तो वो आप जितना पिएंगे उतना ही नींद पुश बैक होगी। हो ठीक। सकता है कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो चाय पी के सो सकते हैं, वो इमीडिएटली सेंसिटिव नहीं होते कैफीन से, लेकिन कई दफ़ा वो फिर कहते हैं रात में एकदम से आंख खुल जाती है और समझ नहीं आता। वो पीवी कैफीन होती है जो Okay. लेटर ऑन इफेक्ट कर रही होती है। देन थर्डली एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। हाउएवर नींद से 3 से 4 घंटे पहले हो जानी चाहिए। ये लॉजिक ये नहीं है कि एक्सरसाइज से थक के चलें। नींद आएगी। चलें, 3 से 4 घंटे पहले ये एक्सरसाइज बड़ा करें। जरूरी, वरना आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो और आपका बिल्कुल नींद का बिल्कुल दिल नहीं ऐसे है। करता। डॉक्टर बहुत मेरी शुक्रिया इंतजार डॉक्टर मेरी। साहिबा हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जी, तो बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम। और तारुफ अब दोबारा कराना ज़रूरी नहीं है, उम्मीद है कि आप ट्यून इन होंगे। और एक दफ़ा फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं, आपकी आदत है गुड वैसे। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उन सबको खुश आमदीद। क्या बात। अच्छा जी, तो सत्ती ये मुझे बताएं कि कराची में इतनी गहमा गहमी मार्च से पहले शुरू हो चुकी हुई है। बिल्कुल जी। ठीक है जी, सिर्फ कराची में नहीं, अब इस्लामाबाद की तरफ भी ये गहमा गहमी हमें नज़र आएगी, लाहौर में भी नज़र आएगी। जिस तरह से कल हमारे साथ बात हो रही थी हमारे नुमाइंदे की, उन्होंने ये मेंशन किया कि वहाँ पर जरदारी साहब पड़ाव डालकर बैठ गए हैं लाहौर में, जो कि यहाँ से मार्च निकला है पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च सबसे पहले लाहौर जाएगा। वहाँ पर जरदारी साहब ने पड़ाव डाल लिए, तमाम तैयारियों पर नज़र रखे हुए हैं। उसके बाद वो इस्लामाबाद जाएगा। दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से उठकर यहाँ को आ रही है अभी यहाँ पर कराची। रुक जाएं। जरदारी साहब लाहौर में पड़ाव डाल के बैठे हुए हैं, क्यों? आपको क्या लग रहा था PSL का फाइनल देखने के लिए बैठे हैं? नहीं, हो वहाँ सकता है पे- वो भी देख सकते हो, वहाँ- देख रहे हो मुमकिनात में से। भाई जोड़ तोड़ जा रही है ना लेकिन वो। असल बात यह है कि मुलाकातें। आपको याद है कि पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसकी बुनियाद पड़ी थी लाहौर में, ठीक है। लेकिन वो वहाँ से एक तरह से वाइप आउट हो गई थी, जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी। एक जो इवेंट हुआ, एक ज़मनी इंतखाब हुआ, लाहौर का कौमी असम्बली का हल्का था, हल्का याद है आपको? हल्का था NA 133, उसमें पीपल्स पार्टी को शिकस्त एकदम हुई, से- नहीं। शिकस्त हुई। हाँ। लेकिन वोटों की तादाद थी 32,000। बिल्कुल। तो वहां पर उन्होंने पीपल्स पार्टी ने फील किया कि दे डू हैव अ चांस कि यहाँ से दोबारा से वो अपनी जमात को रिवाइव कर सकें, कि जो लोग 32 जिस हल्के से 32,000 वोट पड़ सकते हैं वहाँ ज्यादा भी यानी पड़ सकते हैं। somehow तो उन्होंने अब ये मिशन है एक नया। सरप्राइज भी किया, ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी, ऑपोजिशन को भी। मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है लाहौर, और अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ से खुश नहीं है। तो बहरहाल इस तमाम सिनेरियो पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। मार्च का जवाब मार्च से, पीपल्स पार्टी और विफाकी हुकूमत आमने सामने। बिलावल का कहना है कि अवाम हुक्मरानों से छुटकारा चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ये बेनज़ीर की नहीं, जर और जरदारी की पार्टी है। लाहौर में आज भी मुगलिया दौर की यादें ताज़ा की जाती हैं। अगर नहीं जानते तो हम आपको मुगलिया दौर में वापस ले जाएंगे। नक्कारा और बिगल बजाकर आवाम के लिए शाही फरमान जारी किया जाता है।
पाकिस्तान से तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले नौजवान का कारनामा, बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 5 गोल्ड और 7 सिल्वर मेडल्स भी हासिल किए। और जी टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा कर ली हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कर लेते हैं। गुज़श्ता शब कराची के इलाके इमाम आसिफ स्क्वायर के करीब झुग्गियों में अल आसिफ स्क्वायर के करीब झुग्गियों में आग लगने से झुलसने वाला शख्स दम तोड़ गया। जहां बहक शख्स की वालिदा ने बेटे की मैयत प्रेस क्लब के बाहर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। नज़ीर शाह, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक ये क्या हुआ था, आग कैसे लगी थी? बिल्कुल देखें इशफाक, यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 हलाकतें हुई हैं। एक 8 साल का बच्चा है जबकि एक 20 साल का नौजवान है। ये दोनों इन झुग्गियों में झुलस कर जाबाक हुए। इनकी वालदा ने एक जो बड़े बेटे की लाश कराची प्रेस क्लब के बाहर रखकर सख्त एहतजाज किया है। पुलिस पर भी इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस की जानिब से जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम किसी शख्स का चलता था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर झुग्गियों में किसी को रहने नहीं देता था। और उसका कहना था कि कल उसने मुझे बहाने से भेजा कि तुम दूसरी जगह जाकर झुग्गी देख लो। इसी दौरान जब मैं गई तो पीछे से उसने पेट्रोल छिड़क कर मेरे वहाँ पर आग लगा दी, जहाँ पर अंदर जो बेटे उसके थे जो अंदर मौजूद थे वो दोनों जल गए और जलकर जाबहाक हो गए। इसकी वीडियो भी हमने हासिल की है जब आग लगाई गई थी और पुलिस की जानिब से कोई सुनवाई नहीं होती। और जब खातून ने मुजाहरा शुरू किया तो ये प्रेस क्लब के बाहर पुलिस पहुंची है और अब उनको लेकर गुलजार हिजरी जहाँ पर सोराब कोट थाने वहाँ लेकर गई है। उनका कहना है कि जिस पर भी आपको शक है, जिस पर आप इल्ज़ाम आयद कर रही हैं, उनके खिलाफ अब हम मुकदमा दर्ज करेंगे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर शाह में आगाह कर रहे थे ये जो अंदरनाक वाक़या पेश आया था और अब वहाँ पर हो सकता है कि किसी हद तक दाद रसी की जाए। बेटा तो ऑब्वियसली उनका वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही अलमिया है। तो जी सियासी मंजरनामे की बात करते हैं। जिस तरह से हम आगाज़ में भी बात कर रहे थे कि काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का जारी है और अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत पर जमहूरी हमला हम करेंगे और उन्होंने कहा कि अदम एतमाद भी लाएंगे, हुकूमत को यहाँ से भगाएंगे भी। बिल्कुल जी, और आज ये कहा जा रहा है कि जनाब वो बदीन से मार्च का दोबारा आगाज़ करेंगे और पहले टंडो मोहम्मद खान जाएंगे, फिर उसके बाद हैदराबाद पहुंचेंगे और हैदराबाद की पठान कॉलोनी में भी आज जलसा आम से बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं उनकी जानिब से खिताब किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि हम सेलेक्टेड ने जो है वो वोट जेब और पेट पर डाका मारा है और बिलावल भुट्टो को ये लगता है कि अवाम हुक्मरानों से छुटकारा चाहते हैं। साहब, वज़ीर आज़म साहब, घबराने का वक्त आ चुका है। अवाम ने कब घबराएगा। इस्लामाबाद पहुंच के जमहूरी कदम उठा के इसको निकालूंगा। हम 1 यूनिट फिर से कायम नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे कभी सौदा नहीं कर सकते। ज़ियाउल हक का मुकाबला किया, शरफ का मुकाबला किया, अब आए हमारे साथ दे और हम इस कठपुतली का बंदोबस्त करेंगे। इस नालायक नाअहल वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे, इससे हिसाब लेंगे। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन में डेड लॉक हो गया है और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी नाकाम होगा। साथ ही साथ उन्होंने तनबीह की है और उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले अपने अरकान पर नजर रखें, वक्त आने पर वो उड़ जाएंगे। के अदम एतमाद में डेड लॉक हो गया है। शहर बसा ही नहीं तो चक्कों ने ये फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो गया है कि बंदर बांट कैसे होनी है। हमें अपने एतमादियों पे पूरा एतमाद है। ये अपने बंदे बता दें इन्होंने अब कहाँ रखने हैं 9 दिन। वज़ारत दाखिला वहाँ 9 दिन तक फोन सर्विस मुअत्तल रखेगी। हारने के बाद ये ना कहें फोन कॉल आ रही। तो मौलाना बस का खेल नहीं है कि 10 दिन आप लॉन्ग मार्च को लेके बाहर निकले हुए हैं। बिलावल साहब लाल हवेली आए आपको इस्तीफा देते हैं। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इमरान खान को। आप 9 दिन अपने बंदों को 2 दिन स्पीकर के और 7 दिन वोटिंग वाले दड़बे में नहीं रख सकते। ये फुर्र करके उड़ जाएंगे। वक्त आने पर इमरान खान सियासी साइबर अटैक करेगा। अच्छा जी, उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद ले जाने के लिए कारकुनों को 30-30 हज़ार रुपए दे रही है और ये बेनज़ीर की नहीं जर और जरदारी की पार्टी है। आज लॉन्ग मार्च कर रहे हैं बिलावल भुट्टो
जरदारी कहते हैं इमरान खान से हिसाब लेने जा रहा हूँ। 3.5 साल हो गए उसको हुकूमत में। मैं कहता हूँ लो आओ टेलीविजन बनाओ, मैं एक तरफ इमरान खान को बिठा देता हूँ, तुम दूसरी तरफ जरदारी को बिठा दो, वो अपना हिसाब दे, वो अपना हिसाब दे, हिसाब बराबर हो जाए। सिंध के बाद शऊर लोगों, अब तक एड़ियां रगड़ोगे, बैसाखियों के सहारे चलोगे, अपनी कमर कसो, हौसले बुलंद करो। आजादी लेनी है पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से 2023 में। तू तीर तोड़ने का फैसला कर ले, हम दिल जोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। चलें जी, अब सूरत हाल जान लेते हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल है, कहाँ पर पहुंचा है, जबकि दूसरी जानिब हुकूक सिंध मार्च जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है, वो कहाँ तक पहुंचे, उसकी भी सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। अरबाब चांडियो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं, जबकि फैजुल्ला खान हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूक सिंध मार्च के हवाले से, वो हमें आगाह करें। चलें जी, तो अरबाब बताइएगा पहले कि क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या इस वक्त हो रहा है? जी मैं उसी डीसी चौक पर मौजूद हूँ जहाँ गुज़िश्ता शब बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले दिन की आखिरी तकरीर यहाँ की थी। और अब इसी शहर से यानी थोड़ा सा करीब से बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मार्च का आगाज़ करेंगे। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी टंडो मोहम्मद खान के बाद मरकज़ी जलसा यानी मरकज़ी जलसे से मुराद है जहाँ ज़्यादा लोग जमा होंगे वो होंगे हैदराबाद, जहाँ वो खिताब करेंगे पठान कॉलोनी में जेल रोड पर। उसके बाद उसका सफ़र जो है वो नेशनल हाईवे की तरफ जाएगा, यानी हाला, मटियारी, सईदाबाद, काजी अहमद, और रात को फिर उसका पड़ाव मोरो पर होगा। कल जैसे कि आपने देखा और हमने बताया भी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मार्च का आगाज़ कराची से किया। कराची के बाद वो आए ठट्ठा, ठट्ठा के बाद सिजावल, और फिर उनका आखिरी पड़ाव इसी शहर बदीन में था। बदीन शहर का आपको पता है कि इसकी जो कौमी असम्बली की नशस्त है वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के पास है, जो कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा की घरवाली है, और यहाँ की सूबाई की नशस्त पीपल्स पार्टी के पास है। अच्छा। बदीन सियासी हवाले से काफ़ी डिफरेंट है बाकी अजला से, और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है जुल्फ़कार मिर्ज़ा माजी में और फहमीदा मिर्ज़ा माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा ही रहे, लेकिन आसिफ अली जरदारी और शायद फरियाल टालपुर से नाराज़गी की वजह से उन्होंने इस दफ़ा अपनी अलग से इंतखाब लड़ा, और वो अब पीपल्स पार्टी के बजाय मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं। उसी शहर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात को अपना आखिरी पड़ाव डाला और यहाँ पर इसी चौक पर जलसे आम से खिताब किया। दूसरी बात सती ये है कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी को ये यकीन हो गया है कि शायद महंगाई की वजह से वाकई अवाम हुकूमत से बेजार है, इसीलिए वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं और यहाँ पर अपनी हर तकरीर में कह रहे हैं कि गैस नहीं मिल रहा लोगों को, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, खाद यूरिया खाद नहीं मिल रही लोगों को। इस तरह की अपनी तकरीर का उन्होंने यहाँ पर ऐसा एंगल रखा है जिससे वो आवाम के उन चीज़ों जो कि बुनियादी चीज़ें उसको एड्रेस कर रहे हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने इस मार्च को आगे कैसे ले जाएंगे, उसका शेड्यूल उन्होंने पहले से जारी कर दिया है। ठीक है, शेड्यूल जारी कर दिया। अरबाब चांडियो आज हैदराबाद में बिलावल भुट्टो खिताब भी करेंगे। फैजुल्ला खान की तरफ चलते हैं। फैजुल्ला खान ये कहेगा हुकूक सिंध मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहाँ तक पहुँचा है और आज क्या मसरूफियात होंगी? देखिए, आज हम जैकबाबाद में मौजूद हैं। गुज़िश्ता शब हुकूक सिंध मार्च जैकबाबाद पहुंचा था और इसके डीसी चौक जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर 4 विफाकी वज़रा ने जलसे से खिताब किया। आज जैकबाबाद से कुछ देर के बाद ये सोमरा हाउस से इस मार्च का दोबारा आगाज़ होगा और जो आज का शेड्यूल है उसके मुताबिक ये पहले रतो डेरो जाएगा, कंबर शहदाद कोट जाएगा और उसके बाद लाड़काना जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है। और हुकूक सिंध मार्च के हवाले से भी आज अहम दिन है क्योंकि पीपल्स पार्टी के गढ़ में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। तैयारियां उसकी मुकम्मल हैं। लाड़काना में ये जलसा होगा। आज शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन जो गुज़िश्ता 2 दिनों से हम देख रहे हैं शेड्यूल से हमेशा ताख़ीर होती है, सुस्त रवी से मार्च चलता है और काफ़ी देर से पहुँचता है। गुज़िश्ता 2 दिन की जो सूरत हाल रही है, कम्मू शहीद से इस मार्च का आगाज़ हुआ और उसके बाद मीरपुर माथेलो, पन्नू आकिल, डहरकी, घोटकी तक पहुंचा। उसके बाद सखर ये मार्च पहुंचा जहां पर जलसा हुआ
और कल फिर सखर से ये मार्च के शुरका ठीक है। शिकारपुर के लिए रवाना हुए, 2 मकामात पे वहाँ जलसे हुए। चलें जी, हम अपडेट्स वैसे लेते ही रहेंगे आरवाई न्यूज़ में। ऑब्वियसली ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बड़ा बर्निंग टॉपिक है कि तमाम जमातें जो है एक दूसरे के खिलाफ अब मुहाज आराई की जानिब निकल पड़ी। फैजुल्ला खान बहुत शुक्रिया, अरबाब चांडियो फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब मार्च तो शुरू हो गया है, हमने अब क्या करना है? हमने अब बात करनी है, तज्जिया लेना है। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए, और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी नॉट सो फास्ट। मुराद अली शाह साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो इस हुकूमत ने वादे किए थे जिनको पूरा करती हुई वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से वफाक सूबों की हक तलफी कर रहा है, वो पैगाम अपना लेके लोगों तक बिलावल साहब जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ से वो गुज़र रहे हैं लोगों की बहुत बड़ी तादाद उनको सुनने के लिए जमा हो रही है, और जहाँ जहाँ से गुज़र रहे हैं एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ शामिल होके इंशाअल्लाह ताला 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेगी, ताकि इस बेहिस, इस नाअहल, इस सेलेक्टेड हुकूमत को पूरे पाकिस्तान के लोग, इसलिए कि बिलावल साहब अभी सिंध से गुजर रहे हैं, फिर पंजाब आएंगे, जब पंजाब पहुँचेंगे बॉर्डर पे उनको बलूचिस्तान के लोग ज्वाइन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनको पिंडी में आके ज्वाइन करेंगे, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लोग ज्वाइन करेंगे, और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन के वो इस बेस हुकूमत को अपनी नींद से जगाएंगे, ताकि वो बाकी जो बदज़बानी कर रही है उससे हट के अवाम की खिदमत का सोचे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये नहीं सोचेंगे, और एक ही हल है कि अब इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत को हटना होगा, और इंशाअल्लाह ताला जल्द वो दिन आएगा कि लोगों को अपनी एक हकीकी जमहूरी हुकूमत मिलेगी। अच्छा सर, क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो साहब जैसे जमहूरी तरीके से इमरान खान को हटाएंगे? सिंध में भी जो है गो नियाज़ी गो के नारे लग रहे हैं, कल राष्ट्रीय स्टेडियम में भी गो नियाज़ी गो के नारे लग चुके हैं। समझते हैं कि अब वज़ीर आज़म का जाने का जो फैसला आ चुका है, अब उन्हें घर जाना पड़ेगा? देखिए, ये पूरे मुल्क के अवाम की आवाज़ अब बन चुकी है, और बिलावल साहब यही कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो कोalition पार्टनर्स उनके बने हुए हैं, जो आए दिन खुद कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं इस हुकूमत के ऊपर, वफाक की, उनको अब लोगों की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। और एक आईनी तरीके से ऐलान हो चुका है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि वो आवाम की आवाज़, जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है, वो बने और इमरान खान से जान छुड़ाएं। आप समझते हैं कि आपकी जो मूव है इसमें तमाम अपोजिशन को सही होकर आगे बढ़ेगी और कामयाब? देखिए, मैं तो बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ ना, और जो बिलावल साहब कर रहे हैं कि पूरे मुल्क की आवाज़ क्या है इस वक्त, पूरे मुल्क की आवाज़ है कि सेलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ानी है, और इसी सिलसिले में जो लॉन्ग मार्च है वो लोगों तक ये हकीकतें देना और उनकी राय लेते हुए इस्लामाबाद आना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे जो लोगों के वोट से इलेक्ट होके आते हैं, वो अब लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर बनेंगे, ऐवानों के अंदर बनेंगे, और इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करेंगे। जैसे क्या कहेंगे कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, क्या इस वक्त पीटीआई की हुकूमत सिर्फ बेस सिंध करने के लिए उन्होंने सिंध का रुख किया है? आखिर असल वजूहात है कि किसने सिंध का रुख करना पड़ता है? किसने सिंध का रुख किया है? मुराद अली शाह साहब जो कि वज़ीर आला हैं सिंध के, वो गुफ्तगू कर रहे थे। और इससे पहले हम बात करने जा रहे थे मज़हर अब्बास साहब से, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी महाज पे, उस हवाले से बात करेंगे उनसे। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे PSL का फाइनल भी हो गया, मैं तो सपोर्ट कर रहा था मुल्तान सुल्तान को। आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी?
मेरी फेवरेट टीम, वैसे तो मैं चाहता था कि कराची किंग्स जीते, हाय हाय हाय, लेकिन कराची किंग्स तो मैच डेब्यू ही शुरू से ही PSL 7 का जो डेब्यू था उनका वहीं से डगमगा गई। लेकिन लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान जाहिर है दो सबसे अच्छी टीमें थी PSL 7 की, और दोनों में से किसी एक को जीतना था और लाहौर कलंदर जीती। एंड में मैं यही सोच के खुश हो गया कि किसी एक को जीतना था, चलो लाहौर जीत गया। और सबसे अच्छी बात यह कि ये सब कुछ एक क्रिकेट एक्टिविटी एक ऐसे मौके पे हुई है जब 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है जी। और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि ये दौरा जो है वो अच्छी तरीके से इख्तिताम पजीर हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट की वापसी जो है पाकिस्तान में वो एक अच्छा पैगाम जाएगी पूरे पाकिस्तान के लिए भी और दूसरी दुनिया के लिए भी। चलें जी, जबरदस्त। चलें अब बिल्कुल ऐसे। सियासत मज़हर अब्बास साहब, अब हम थोड़ी सियासत की बात करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हुकूक सिंध मार्च शुरू कर दिया है। ये जो सिचुएशन बन रही है, आपको लग रहा है कि अब कुछ चेंज आएगा? मार्च में तहरीक अदम एतमाद की भी बात हो रही है और वफाकी वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि डेड लॉक है अपोजिशन में, ऐसा कुछ है? ऐसी कुछ खबरें हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट अपना मैसेजिंग करती है, अपोजिशन अपना मैसेजिंग करती है, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक आ भी जाए और अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो या कामयाब हो, इससे सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा। बहरहाल एक सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ हम जा रहे हैं। आप देखें कि अगर हुकूमत भी मार्च करना शुरू कर दे, अपोजिशन भी मार्च कर रही है, तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिहाज से तो ये ठीक है। एक सियासी एक्टिविटी है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है दोनों तरफ से, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन क्या इससे हम आगे चल के अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में कोई सियासी इस्तेकाम लाएंगे? क्या अपोजिशन जो है ये कह सकती है आज कि अगर वो ये हुकूमत चली गई और उनकी हुकूमत आ गई तो वो उस सतह पर कीमतें ले आएंगे जिस सतह पे इमरान खान ने आज ले आए हैं इमरान खान साहब? और ये बात ठीक है कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस भी और उनके बहुत से फैसले उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है तो उनको एक ऑक्सीजन मिल जाएगी, और ये ऑक्सीजन मिलेगी वो ये कहेंगे कि अगले जो 1-1.5 साल जो भी हुकूमत रही, इलेक्शन फौरी हुए या साल भर आबाद हुए, तो इमरान खान तो दोनों हाथ खड़े करके कहेंगे कि मैं तो इक़दाम करने वाला था इस तरह के जी, ये साजिश मेरे खिलाफ हुई है। और वो तो एकदम जब आप हुकूमत से अपोजिशन में जाता है तो वो जाहिर है उसकी ज़बान भी खुल जाती है, उसको ज़्यादा स्पेस भी मिल जाता है। तो बेहतर ऑप्शन तो ये था अपोजिशन के पास कि वो बड़ी सरगर्मी करते, लॉन्ग मार्च करते, कैंपेन करते, मुहिम चलाते, बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं, बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेते, उसमें कामयाबी हासिल करते, जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन तो में अब तो ये हुई। सिलसिला शुरू कर दिया है ना। अब तो मसला ये है कि ये यहाँ से निकल चले हैं, आगे PDM भी इनका साथ देगी, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक तो क्या अचीव करना है उसके ऊपर लगता है कि PDM और पीपल्स पार्टी भी एक पेज पे नहीं दिखाई दे रहे। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब एक ऐसी मुंतशर ऑपोजिशन किसी एक नुक्ते पर अगर मुत्तफिक हो भी जाए तब भी बदएतमादी की फ़ज़ा उनके अपने अंदर है। एक दूसरे पे पहले एतमाद होगा तो अदम एतमाद आएगा। दूसरे ये कि मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी एक्टिविटी तो ज़रूर की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना लंबा लॉन्ग मार्च मैंने कम से कम पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा कि 1600 किलोमीटर का फासला तय करके जब आप आखिरी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो उस वक्त आपके साथ कितना क्राउड होगा। ये सबसे सिग्निफिकेंट बात होती है किसी भी लॉन्ग मार्च में कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप पहुंचते हैं जहां आपकी डेस्टिनेशन है, डी चौक है या जो भी है, वहां जब आप पहुंचेंगे उस वक्त आपके साथ कितना क्राउड होगा वो बहुत मैटर करता है। और वहाँ जलसा होगा जो कि अभी तक प्लान है इनका। लगता ये है कि इसी दौरान शायद तहरीक अदम एतमाद जो है जमा करा दी जाए। वो सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो सारा चार्ज एटमॉस्फेयर है, वो आखिरी दिन कितना होगा सबसे अहमियत पार्टी। मज़हर साहब ये कहेगा, लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं ऑपोजिशन जो चाह रही है, जो अहदाफ सेट किए हुए हैं, अगर वो उनको हासिल भी कर लेती है तो क्या जो भी हुकूमत में कोई पार्टी आती है, वो कोई भी पार्टी हो, 1 साल रह गया पीछे, आसान होगा ये मुआशी चैलेंजेस पर, जो दूसरे चैलेंजेस लाक है इनको, उन पर काबू पाना? मैंने आपसे शुरू में यही बात की थी, हाँ जी, कि एक ऐसी चीज अपने जिम्मे क्यों ले रहे हैं जो आपको भी पता है आप फौरी तौर पे नहीं कर सकते।
आप ज़्यादा ये कहेंगे कि देखिए इतना बिगाड़ पैदा कर दिया, इतना वो कर दिया, पैदा कर दिया, तो वो तो दूसरा जो अगर आपने वज़ीर आज़म को हटा दिया तो वो तो ये कहेंगे कि भाई आप मुझे अपना वक्त पूरा करने देते। यानी कि इस चीज पे कंसेंसस है ना कि दिस इज बियॉन्ड रिपेयरेबल, एक साल में ये सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, और ये सब भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक दूसरे के गले में घंटी बांधना चाह रहे हैं। यही लेकिन घंटी आप क्यों बांधना चाह रहे हैं? मसला ये कि आप क्यों घंटी पहनना चाह रहे हैं? आप इसी गवर्नमेंट को एक्सपोज करते चले जाएं। हाँ। और अगले इलेक्शन तक आप जाएं। इससे पहले अभी बलदियाती इलेक्शन है, उसके बाद अगला इलेक्शन है, उसमें जाएं। उस वक्त तक चीज़ें अगर नहीं संभल पाती, और ज़्यादा इम्कान ये है कि महंगाई तो नीचे नहीं आएगी, इसके इम्कानात बहुत कम है। इस मुल्क में जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे नहीं आती। तो बदर साहब फिर हम ये कह सकते हैं अगले इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं बेसिकली तमाम पार्टीज की जानिब से। इलेक्शन कैंपेन तो शुरू हो गई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये इलेक्शन कैंपेन है, सबकी इलेक्शन कैंपेन है। जाहिर है पीपल्स पार्टी कराची से अगर इस्लामाबाद तक मार्च कर रही है और 36 के करीब शहरों को टच करते हुए जाएंगे, तो वो उनकी इलेक्शन कैंपेन ही है, वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। ख़ासतौर पर पंजाब में वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत पीछे रह गई है, उसमें वापस आना चाह रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे डिफ़िकल्ट फैसला है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान इसका मुस्लिम लीग नवाज को होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका इमरान खान को होगा, और एक ऐसे मौके पे जबकि बल्दियाती इलेक्शन मई या जून में होने वाले हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अपोजिशन की ये एक्सरसाइज अगर नाकाम होती है तो उसके बाद अपोजिशन के पास कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि वो मुसलसल मादी में नाकाम होते आ रहे हैं, सेनेट के अंदर नाकाम हो रहे हैं। इस तरह की नाकामी, अगर इतनी बड़ी नाकामी उनको मिली तो मेरा ख्याल है अपोजिशन के लिए फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब, अपने अपना तज्ज़िया शेयर किया, और बड़ा क्रूशल और क्रिटिकल टाइम है फॉर द ऑपोजिशन टू थिंक कि उन्हें करना क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ऑपोजिशन के पास तो रास्ते मौजूद हैं। ठीक है जी, ब्रेक ले लें। मर्जी आप। ब्रेक। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। अब कुछ फ्रेशनेस की बात करते हैं, तरोताजगी की बात करते हैं, क्या बात है, गुलों की बात करते हैं, क्योंकि हम फूल खिले, गुलशन है। हाँ जी, गुलशन, और अभी हम गुलशन में कितने रंग के, किस किस्म के फूल खिल रहे हैं वो आप पहले ये बताएं, आपका फेवरेट फूल है कौन सा? गुलाब। मेरा भी गाँव से ही आता है, गोभी। अच्छा चले, रुबीना भी दिखा रही है अच्छे फूल। कराची क्लिफ्टन में एके पार्क में मुनक़िदा फूलों की ये नुमाइश लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किए हुए है। यहाँ पर रंग बिरंग फूलों के साथ साथ घर की सजावट की भी बहुत खूबसूरत चीजें मिल रही हैं। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की। अरे नहीं, कोई दास्तान नहीं सुनाने जा रहे हैं हम आपको मोहब्बत की, यहाँ पर तो बात छिड़ी है फूलों की। अहवाल आपको बता रहे हैं नुमाइश का, जहाँ इंतहाई नायाब और दिल फरेब फूल सजाए गए हैं। फूलों की खूबसूरती हर आंख को ही मुतासिर करती है। हम अभी देख रहे थे, उनके कलर देख रहे थे, बहुत अच्छे हैं सारे, एंड हम बहुत फैसिनेट हुए हैं सबसे। रेड रोज, बहुत सारे फूल अच्छे लग रहे हैं और यहाँ में एंजॉय कर रही। पिक्चर्स जगह है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे खुशबू भी आती है हर चीज की। इस फूलों की नुमाइश में घर के बागीचे को संवारने के साथ साथ घर की तज़ीनो आराइश के लिए भी स्टॉल्स लगाए गए। यंग पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो अब गार्डनिंग का शौक कर रहे हैं, और उनकी वजह से गार्डनिंग का जो एटमॉस्फेयर है वही चेंज हो गया है। फल वाले पौधे आमतौर पे नहीं पाए जाते हैं, तो आई एम जस्ट शोइंग माय सन कि देखो ऑरेंजेस लगे हुए हैं उसके ऊपर। हम ज्यादा एवरग्रीन्स वगैरह लेते हैं जो सारे साल चलते हैं। दुनिया भर में फूलों को खूबसूरती की अलामत भी समझा जाता है। बहती हुई खूबसूरत आबशार और रंग बिरंगे फूलों का इम्तिजाज इस एग्जीबिशन को मजीद चार चांद लगा रहे हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज, कराची। ब्यूटीफुल, गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ओह माय गॉड, क्या कुछ नहीं बोलना। नहीं, वैसे देखकर आंखों को ना, वो जो कहते हैं ना, खीरा हो गई आंखें, ऐसे खुश हो गई आंखें। किसको देख के?
फूलों को, अच्छा, फिर ठीक फूलों की नुमाइश देख के नहीं ओवरऑल बहुत जाना अच्छा चाहिए, था। जाके देखना चाहिए। मतलब जाहिर है कि ये बड़े तरोताजगी के लिए, दिमाग को ताज़ा हाँ। रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान। एग्जैक्टली, और हर रंग के फूल दिखाओ। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो अब हम क्या बात करने जा रहे हैं भैया जी? तो बात ये है कि जहाँ पर हम खूबसूरती की बात करते हैं तो वो हमारे फितरत में भी पाई जाती है। नेचर को देखें तो वो खूबसूरती से मुज़य्यन है, जिसका एक हमने आपको वो दिखाया भी। इसके साथ साथ इंसान को भी अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन बाज़ औक़ात जब हम अपने ऊपर खुसूसी तवज्जो देते हैं तो वो खूबसूरती निखर कर सामने आती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, हसनैन वली करीमी, जो 2009 में ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने सख्त मेहनत की और उनकी मेहनत रंग भी लेकर आई। उन्होंने 70 किलोग्राम कैटेगरी में मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल अपने नाम किया और अब हम देख सकते हैं उनको स्क्रीन पर भी, आप देख सकते हैं कितने सारे मेडल्स उन्होंने जीते हैं। बहरहाल उनके साथ बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका खैर मकदम करते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि भाई पढ़ने के लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया, ये ख्याल कैसे आया कि भाई बॉडी शॉडी भी बनानी चाहिए और वो भी ऐसी कटिंग, ऐसे मसल्स बनाएं कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैरान परेशान रह जाएं? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। और एजुकेशन के हिसाब से ही गए थे। बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में मैं इनरोल होकर ऑस्ट्रेलिया गया था, उसके बाद दूसरी तालीम ली। बट वहाँ का जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा फिटनेस ओरिएंटेड है। वहाँ पे लोग इसको लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी के तौर पे समझते हैं फिटनेस को। तो मैंने भी उस कल्चर के अंदर आके ये सारी चीज़ें की और परवरदिगार ने बस रस्ते सीले बनाए और मैं इसमें फिर मैंने एजुकेशन भी ली। और जब मैं एक फिटनेस कोच बन गया तो वही मैंने नॉलेज जो है अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की एंड देन आई गॉट बेटर रिजल्ट। और उसके बाद 2016 के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मुझे मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल खेलना है। उस हवाले से मैंने 2018 के अंदर कुछ शोज़ किए, उसमें भी मैं स्टेट चैम्पियनशिप जीती और 2020 में आपके सामने। तो हसनैन, जिस टाइम आपने स्टार्ट किया फिटनेस की तरफ आप गए तो ये सोच कर गए थे कि मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बनना है मुझे और इस गोल को अचीव करने के लिए इतनी मेहनत करनी है? जी बिल्कुल, ये तो नहीं पता था कि मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल जीतना है, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल भी पता नहीं था। बट इतना ज़रूर पता था कि मुझे अपनी फैमिली में कम से कम एक और कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल के तरीके से सामने आना है कि नहीं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी हैं तो अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो भी कर सकते हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे थे जब मैंने ये मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल जीता, और जो भी एक्सक्यूज़ थे पब्लिक के कि यार मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो टेम्परेरी रेजिडेंट हूँ, वो सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह, आपके 2 बच्चे भी थे, उसके बावजूद आपने खुराक पे भी कंट्रोल किया, फिटनेस इतनी माशाल्लाह बना ली, उसके बाद मिस्टर ऑस्ट्रेलिया। हम तो ये सोच सकते हैं कि कोई बैचलर होगा वो मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल जीत सकता है, कैसे? नहीं, जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो कलेक्टिवली सारी लोग मिलकर उसको अचीव करते हैं, और मेरी वाइफ का, मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का बहुत बड़ा किरदार है। ये समझ नहीं पाए शादी के बाद वेट कटिंग ज़्यादा आसान होती है इंसान की। कैसे? बहुत से रीजंस होते हैं, हम आपको क्या बताएं। आप स्ट्रेस उनमें से एक है बड़ा रीज़न। तो बहरहाल वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप उसको लेके चलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बट माय वाइफ वाज वेरी सपोर्टिव, और ये एक टीम वर्क है। एक एथलीट जब अचीव करता है कोई इतना बड़ा सक्सेस, तो वो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, उसके कोचेस भी होते हैं, उसकी फैमिली भी होती है, उसके आगे पीछे के लोग भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद पीपल। अच्छा, आपने ये जो एजाज़ जीता उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? क्या अब आगे क्या करना चाहेंगे आप? आर यू स्टिल कंटिन्यूइंग योर ड्रीम? नाउ यू आर बैक इन पाकिस्तान, क्या प्लान्स हैं यहाँ के लिए? जी, अभी पाकिस्तान में तो मेरा ट्रैवल है और आई एम जस्ट मीटिंग हायर अथॉरिटीज़ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। ऑल्सो आई एम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, ये मेरा प्रोफेशन है। तो ये बॉडी बिल्डिंग और ये फिटनेस तो मेरा समझ लें एक सेकंड रिलीजन है। जी। और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी हूँ। तो इफ़ आई गेट अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान टू सर्व एनी वे, इंशाल्लाह वी कैन कंसीडर इन टर्म्स ऑफ कंपैटिटिव बॉडी बिल्डिंग। मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बनते बनते मेरी नी को मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और अभी मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं एक दूसरा कंपटीशन खेलूं, पर इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो डेफिनेटली रिप्रेजेंट ऑन अ वर्ल्ड लेवल। अच्छा हसनैन, एक और चीज़, ऐसे लोग जो फिटनेस की तरफ आना चाहते हैं, ऐसे लड़की जो बॉडी बिल्डिंग का ख्वाब उन्होंने सजाया है, वो चाहते हैं कि वो भी बॉडी बिल्डिंग करें और फिर कोई ऐसा टाइटल अपने नाम करें, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे खुराक के हवाले से, फिटनेस के हवाले से और वर्जिश के हवाले से? मैं उनको ये टिप्स देना चाहूँगा कि देखें, अगर आपका मकसद ये है कि आप रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद को, पंजाब को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक बड़े लेवल के ऊपर, तो एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जितने भी बड़े लोग होते हैं वो हमेशा प्लान के साथ चलते हैं, और एक अच्छा कोच हायर करें जिस पे आपको भरोसा हो, जिसने आप जैसे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन पहले की हो,
जी, और जी। जो भी उस्ताद आप लेते हैं उसको ईमानदारी के साथ उसको फॉलो करें एंड देन सक्सेस विल बी योर्स। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका हसनैन, आप हमारे साथ बोल रहे हैं और आपको आगे भी बहुत कामयाबी नसीब हो। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम जब बात कर रहे होते हैं ना कि क्या करना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप कहीं पर भी जाते हैं आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। असल चीज़ होती है वो पहला स्टेप लेना, अपनी जो नींद को कुर्बान करके निकलना, वो मुश्किल स्टेप पहला होता है। उसके बाद फिर आपकी आदत बनती चली जाती है, उसके बाद आप खुद आपके कदम उठते हैं कि हाँ जी। और फिर जब आप जिम जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, तो आपको शर्म भी आती है कि यार मीठा नहीं खाना, ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं खानी, तो आहिस्ता 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 वो कंट्रोल आपका आता जाता है। यानी पहले विल पावर का होना बहुत विल ज़्यादा पावर का बहुत ज़रूरी है। यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप कि हाँ जी, निकलना है इस बिस्तर से, छोड़ना है इसको, जाना है वहाँ पर। जिम जाके भले कुछ ना करें, हाँ जी, यार मेरे जैसा बंदा हो तो सारी साइड में बैठ के वापस आ जाए, लेकिन ये कि करना फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अभी हम बात करते हैं शहर लाहौर की, जहाँ पर आज भी मुगलिया दौर की जो यादें हैं वो ताज़ा हैं। किस तरह से जी, वहाँ पर हमने देखा कि ये कल्चर है कि नकारा और बिगल बजाकर आवाम के लिए शाही फरमान जारी किया जाता है। वाओ, अमेजिंग। सिदरा क़यास बता रही हैं मज़ीद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दिल्ली गेट पर मौजूद हूँ, जिसको शाही गुजरगाह भी कहा जाता है। कुछ देर पहले वॉल सिटी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोतवाल सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया था। अभी उनकी सर्विसेज में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, जो कि कोतवाल अब शाही फरमान भी जारी करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर वॉल सिटी इंतज़ामिया की जानिब से असगर हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या नई चेंजिंग जो हैं वो आवाम के लिए लाई गई हैं। जी बेसिकली हमने जो कोतवाल का एक काम होता था यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, लेकिन उसके साथ हमने यहाँ पे लोगों के लिए मैसेजेस भी रख दिए हैं। उसमें शाही फरमान जो है उसका यहाँ पे इनेकाद होता है, और इसके लिए हमने जो 3 स्पॉट मुख्तस किए हुए हैं, उसमें एक दिल्ली गेट है, फिर दीनानाथ वैल है और वज़ीर खान है। इस सारी एक्टिविटी का एक बुनियादी मकसद ये है कि वॉल सिटी लॉ अथॉरिटी की तरफ से जो मैसेज है उसको एक इनोवेटिव अंदाज से जो है वो यहाँ पे आने वालों को तक पहुँचाया जाए। डंका बजाया जाता है, फिर जो बिगल आता है, उसके बाद जो कोतवाल आके जो शाही फरमान को अनाउंसमेंट होती है। पहले तो कोतवाल सिर्फ यहाँ पर नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते थे, लेकिन अब वो प्रॉपर मुख्तलिफ औकात में जो है मुख्तलिफ जगहों पर शाही फरमान भी जारी करते हैं, और इसी तरह जो है वो शहरी इस कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और उनका यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान भी बढ़ रहा है और अपनी सकाफ़त को जानने का मौका भी मिल रहा है। जी अच्छा जी, मैं आई वाज जस्ट वेटिंग कि शायद शाही फरमान क्या था वो भी हम सुन पाते किसी तरह, लेकिन बहरहाल मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है। बिल्कुल ऐसे बस एक ब्रेक ले लेते हैं। एजेंसीज को डील करने का नहीं है। कार्डियक अरेस्ट किसी को हो जाए, हमें नहीं पता होता कि क्या करना है, लोग तमाशा देखते हैं। खून किसी का निकल जाए, किसी को आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से उसकी बाकायदा दूसरे ममालिक में स्टॉप द ब्लीड के नाम से एक कैंपेन चलाई जाती है कि किस तरीके से आपने जो जख्मी शख्स हो उसका खून रोकना है ताकि उसका ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से जान ना जाए। यहाँ पर भी ये होना चाहिए। जी, इसी पर बात कर लेते हैं। मतीन अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। मतीन, वेलकम टू बाखबर सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले ये कहिएगा, रैपर बनने का ही शौक कैसे पैदा हुआ, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर आपकी हमने देखा कि डिसेबिलिटी भी है, हाथ और पाँव से महरूम, तो ये चीज़ रुकावट तो नहीं आई? जी, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, और आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने बाखबर सवेरा में सुबह का आगाज़ करने का और अपना जो टैलेंट है उसको दिखाने का। तो आगाज़ ये था कि मैं रैप सॉन्ग जो हिप हॉप होते हैं उनको देखता था, अपने जो लाहौर के थे और जो इंडिया के जो रैपर्स होते हैं उनको देखता था। फिर मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ लिखने का, तो फिर मैंने खुद ही लिखा और उसको परफॉर्म करना स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसका म्यूज़िक ऑनलाइन सीखा, खुद ही मैंने यूट्यूब से म्यूज़िक सीखा, और फिर ऑलरेडी मेरे इंशाल्लाह और एक सॉन्ग आने वाला है और 2 सॉन्ग मेरे आ चुके हैं फौरी तौर पर। अच्छा जी, तो ये नाम जो है वो आपने अपना बड़ा ही यूनिक और मुनफरिद तरह का रखा है, इसकी वजह क्या है ख़ास? जी, मालूम गिसन फौरी तौर पर मालूम गिसन तो मेरा निकनेम है, और फौरी तौर पर जो है वो मेरा एक सिग्नेचर है। अच्छा। हर किसी का एक अपना अपना एक डायलॉग होता है, अपना सिग्नेचर होता है, साइन होता है। तो मेरा जो साइन है वो है जी फौरी तौर पर। फौरी तौर पर का मीन यही है कि मैं हर काम फौरी तौर पर करता हूँ, जो भी मेरे जहन में आता है उसको मैं फौरी तौर पर लिखता हूँ, लिख के उसको परफॉर्म कर लेता हूँ। अच्छा, और फौरी तौर पर आप जो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये बताएं कि आगे क्या प्लान्स हैं, और यूट्यूब भी चला रहे हैं आप?
जी जी बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, आई एम पाकिस्तान फर्स्ट स्पेशल रैपर, व्लॉगर, ब्लॉगर, एंकर, इन्फ्लुएंसर, इसके अलावा वीडियो एडिटर। चले मतीन, तो मैं काफ़ी टाइम बहुत शॉर्ट है, हम चाहेंगे कि पहले आप हमें कुछ सुना दें जो आपने लिखा हुआ है फौरी तौर पर। जी 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 फौरी तौर पर मैं आपको सुना देता हूँ। मेरा जो आ रहा है जी, एक 5 जनवरी को एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, उसका नाम है जी लफ्ज़ अपने ख़ास। उसके मैं कुछ आपको लफ्ज़ सुनाता हूँ अपनी ज़ुबानी। जी गुजरे कल रिमिंग ना कोई परवाह, फिर जब मैं गलियाँ आवारा आवारा में मुझे रंगा सहारा, ब्रो में जदल साथ जिले मिल गई मैनू मेरी जिंदगी दोबारा जरे कहते सी तेरी कलम नहीं उचारेगी, मेरे बात सुन लगे और ना मुँह तारा नारे रब मेरे बांग लाख शुक्र करा जिन्हें बनाया इंसान, मेरे माँ बाप मेरे नाल तंग करी नहीं होया मैं तो वैरियां दा जार शाबाश तो फिर उठे मैंने करे बार हौली हौली काफिला तुर पे नाल कम्युनिटी दे रही मैं अज भी मिसाल 12 घंटे काम करके विखाया तक किया स्टूडियो अल्फाज च मैं खोया 2 दिन ना मैं सोया इको पैर उठे मशहूर ऐसा होया रेंज विच वजे स्पैरो दी बीट था देनी सिंगा हुन मयू दे गीत सुन कम बजांदी या मशहूर जरी बैठी कभी सीट परावा तो विवाद जिना दिता मैनू प्यार 24 घंटे चले था लाइफ तो बाजार जदों अपने ही गए छद बने से ट्रेंजर मैनू टूरना सिखाया जिना मुंडे ब्रो वेंजर आपके यकीन बनाऊंगा मैं सारे हुन ख्वाबों हसीन ये मयूरी संग फौरी तौर पर। क्या बात है जी, क्या बात है। इसको जो है ना मुझे थोड़ा सा स्लो मो करके सुनना पड़ेगा और मैं सुनूंगा। क्या रफ्तार है और क्या वाकई फौरी तौर पर आप सुनाते हैं और क्या जबरदस्त अंदाज में। हमारे कुछ जो है वो बाकी मतलब और लग रहा था ये इनकी लाइफ स्टोरी पर ही है, ऐसा मुझे महसूस मतलब आपने समझा, वर्ड्स मुझे समझ आए। हाँ चले जी, बहुत हम दोबारा शुक्रिया। सुनेंगे भाई और बार-बार सुनेंगे अब आप। हाँ, मतीन अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, इन्होंने सुबह हमें वक्त दिया। और अब वक्त हो गया जनाब आपसे इजाजत लेने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खुश रहें और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।